अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम रिवीजन क्लास 4 क्वार्टर 2 की वापस आ चुके हैं। आज की इस रिवीजन क्लास में हम लोग देखेंगे कि एजेंटिक एआई क्या है, सीपीयू और जीपीयूज क्या होते हैं, एनवीडिया का क्यूडा जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या नई चीजें हैं, न्यूरल नेटवर्क के फंडामेंटल्स को समझेंगे। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के पाथवे को समझेंगे, कंपाउंड एआई सिस्टम्स को टच करेंगे, एजेंटिक एआई के स्टैक का ओवरव्यू देखेंगे, नेक्स्ट वेव ऑफ एआई जिसमें ह्यूमनॉइड्स, क्लाउड, एज और लिंक कंप्यूटिंग होगी उसको देखेंगे, माइक्रो सर्विसेज, एआई एजेंट्स और आर्किटेक्चर को भी समझेंगे, लैंग चेन और लैंग ग्राफ को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि एजेंट्स क्या होते हैं। तो एजेंट्स होते क्या हैं? एजेंट्स जो है वो एंटिटीज होती हैं, जैसे कि पीपल, प्रोग्राम्स या रोबोट्स, जैसे कि हम इंसान या कोई ऐसा प्रोग्राम या फिर कोई रोबोट, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट को प्रिसीव कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं और जो है स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स जो है एंटिटीज होती हैं, जैसे कि पीपल, प्रोग्राम्स या रोबोट, सही है, जो कि इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं, इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करते हैं और जो है एक्शंस लेते हैं ताकि वो अपना एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकें जो उन्हें बताया गया, जो उन्हें टारगेट दिया गया। अब हम हेलो वर्ल्ड करना सीखेंगे जेमिनाई की मदद से, फौरन से। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आप लोगों ने लर्न एजेंटिक एआई के रेपो में आना है। सेकंड, जो 00 हेलो वर्ल्ड एआई एपीआई, इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाला जो है 00 जेमिनाई 2 सिंपल लाइव एपीआई, हम लाइव एपीआई को हैंडल करना सीखेंगे इसमें, ठीक है। लाइव एपीआई starter डॉट ipynb है, इस पे क्लिक करना है। सही है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास एक नीचे ऑप्शन होगा रन इन गूगल कोलैब, इस पे क्लिक करके न्यू टैब पे इसको ओपन कर लीजिएगा। और इसी टैब पे भी ओपन करेंगे तो कर सकते हैं, बट आपकी रेपो जो है वो फिर हट जाएगी, ठीक है। तो अब इस पे जो है हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम एक लाइव एपीआई को कैसे रन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है एसडीके डाउनलोड करना है पाइथन का, सही है, गूगल जेन एआई का, सही है। पिप इंस्टॉल और माइनस क्यू का मतलब पता है आपको कि माइनस यू का मतलब अपग्रेड और माइनस क्यू का मतलब क्वाइट मेथड में, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही रन होगा, अभी कनेक्ट हो रहा है, आप लोग उसको रन करेंगे। रन करने के फौरन बाद आप लोग क्या करेंगे, जो है गूगल कोलैब से यूजर डेटा को इंपोर्ट करवाएंगे और फिर जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को भी इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। अब ओएस का जो एनवायरनमेंट होगा, सही है, वो आप लोग गूगल एपीआई की से सेट करेंगे। और गूगल एपीआई की आपके पास कहाँ से आएगी? बाय यूजिंग लेफ्ट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें आपके पास तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बने हुए हैं, मेन्यू बना हुआ है, तो यहाँ पे की का साइन है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा जेमिनाई एपीआई की का ऑप्शन, जिस पे एरो भी बना है, ड्रॉप डाउन भी बना है। इंपोर्ट की करें, इंपोर्ट की हो जाएगी तो इस तरह से आपके पास गूगल एपीआई की एक की आ जाएगी, ठीक है। अभी मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। अब मैं सेकंड वाले एपीआई की को सेटअप करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझसे एक्सेस मांगेगा। जैसे ही मैं उसको एक्सेस दूंगा तो वो क्या होगा कि मेरी की जो है वो एनेबल हो जाएगी। अब इंपोर्ट करवाएंगे हम गूगल हम जो है जेन एआई को इंपोर्ट करवाएंगे फ्रॉम गूगल, ठीक है। गूगल से हमने इंपोर्ट करवाया जेन एआई को, ठीक है। अब जो है हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो कि क्लाइंट की होगी उसको इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मैंने सबसे पहले जेन एआई को इंपोर्ट करवाया, ऊपर भी वही काम किया था गूगल से। उसके बाद मैंने क्लाइंट का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने जेन एआई को क्लाइंट को जो है वो स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब क्या किया, मैंने एक मॉडल सेलेक्ट किया और मॉडल क्या था मेरे पास 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंट, जो कि अभी जो है एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस मॉडल पे और ये अभी तक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जा रहा है और बहुत सारे जो अभी ये फर्स्ट पे है, ठीक है। और उसके बाद ओपन एआई को ओवन आता है, ठीक है। अभी ये रिसेंटली स्टेट्स में चेंज हुई है इसकी स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद आप जो है इसको टेक्स्ट टू टेक्स्ट बातें कर सकते हैं आप इससे। रिस्पॉन्स का आपने एक वेरिएबल बनाया जिसपे आपने क्लाइंट को डाल दिया, सही है।
मॉडल बनाने के मॉडल देने के बाद आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स लेने के लिए आपने क्या करना है कि रिस्पॉन्स के अंदर क्लाइंट को मॉडल को और कंटेंट और जनरेट को जो है स्टोर करवा देना है, ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर। और उसके बाद मॉडल जो है वो आपके मॉडल के बराबर होगा जो ऊपर आपने बनाया था, ठीक है। अब उसमें जो है आपने कंटेंट देना है। कंटेंट में क्या होगा कि आप उससे पूछेंगे कि कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, जैसे आप जेमिनाई से बात करते हैं, जैसे आप गूगल को पायलट से बात करते हैं, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट को पायलट से बात करते हैं, तो आप जो है क्लाउडे से जिस तरह से बात करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं उसको, तो इसी तरह से आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे और ये वर्क होगा, ठीक है। तो इधर यहाँ मैंने पूछा हुआ है हाउ डज एआई वर्क, ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं व्हाट इज एआई, ठीक है, मैंने पूछ लिया व्हाट इज एआई। बस अब जो है मैं इसको रन करवाऊंगा, नीचे जो है मैं रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को प्रिंट भी करवाऊंगा साथ ही साथ। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। सही है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिंपलेस्ट मेथड है कि हम एक लाइव एपीआई के थ्रू, सही है, हमने गूगल की एपी गूगल से कंटेंट लिया, गूगल की जो है एपीआई की यूज की, तो आप किस तरह से एक लाइव एपीआई से जो है टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो है चैट इंटरफेस बना सकते हैं, और जो है बहुत सारी चीजें इस तरह की कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं इसने बता दिया कि ओके लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट इज एआई, एंड इसने बता दिया। इसमें बहुत सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई थी कि किस तरह से जो है हम टेम्परेचर सेट करते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ, और अब हम जो है अपनी नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। तो अब सीपीयू और जीपीयू के बारे में समझने से पहले हम जो है एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि एलएलएम और एपीआई क्या होती हैं। एलएलएम जो है हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं, ठीक है, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है, मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट देते हैं उन्हें, ठीक है, और जो है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, और जो है ह्यूमन की जो जबान होती है उसमें जो है कंटेंट को जनरेट कर सके। एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको ट्रेन किया जाता है, जिसको जो है मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट दिए जाते हैं, मैसिव अमाउंट ऑफ इनपुट दिया जाता है जो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, जो कि वो समझता है और फिर जो है रिस्पॉन्स क्रिएट करता है ह्यूमन बीइंग की तरह, ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज में। जैसे कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप इसको जो भी बोलेंगे वो जो है ह्यूमन लैंग्वेज में आपको जवाब देगा। अब एपीआई क्या होती है? एपीआई होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? ये एक टूल होता है जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एक दूसरे से टॉक करने, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, और जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि एक टूल की तरह एक्ट करता है, जो कि जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाता है, एक दूसरे से बातचीत करवाता है, एक दूसरे से टॉक करवाता है, और जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करवाता है। अब बात करते हैं कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। इसकी हम छोटी सी एक डेफिनेशन हम ये ले सकते हैं कि ये जो है एक इंस्ट्रक्शन को हैंडल करता है एट अ टाइम। ये एक ही इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है। सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट, जो कि मैनेज करता है इंस्ट्रक्शंस को और उसके फ्लो को। उसके बाद आते हैं रजिस्टर्स पे, जो कि स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज, जो कि टेम्पररी डेटा होता है, उसके लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि सीपीयू और जीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू जो कि हमारे कंप्यूटर्स में मौजूद होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग है। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि वो एक ही टास्क को कि वो एक ही टास्क को एट ए टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, वो मल्टीपल टास्क को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। और जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, मतलब ये बहुत सारे टास्क को एट ए टाइम परफॉर्म कर सकता है। सही है, तो डिफरेंस आपको पता लग गया कि सीपीयू एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है एट ए टाइम, बट जीपीयू मल्टीपल टास्क को, बहुत सारे टास्क को जो परफॉर्म कर सकता है एट ए टाइम। सीपीयू के कंपोनेंट्स सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट, जो कि इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करते हैं, उनके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। रजिस्टर्स,
जो कि स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज, जो कि टेम्परेरी डेटा होते हैं, उनकी स्पीड को जो है कंट्रोल करते हैं। सही है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि टेम्परेरी डेटा की जो स्पीड होती है उनको कंट्रोल करते हैं, उनके स्टोरेज की जो स्पीड होती है उनको कंट्रोल करते हैं। सही है। अब जीपीयू के कंपोनेंट्स, अच्छा जीपीयू की दो बड़ी हिस्ट्री और डेवलपमेंट है, ठीक है। दो कंपनीज हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अभी तो जो सबसे फर्स्ट पे है वो है एनवीडिया, जिसने जो है पैरेलल कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एएमडी, ठीक है, जो कि एक मेजर प्लेयर है पैरेलल कंप्यूटिंग में, ठीक है। एनवीडिया के बाद जो है वो एएमडी है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जीपीयू में दो कंपोनेंट्स होना जरूरी है। एक तो क्यूडा का कोर जो कि एनवीडिया ने बनाया, और एक स्ट्रीम प्रोसेसर जो कि एएमडी ने बनाया। अच्छा, मल्टीपल आपके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एनवीडिया और एएमडी का ही जीपीयू हो, सही है, उनके ही कंपोनेंट्स यूज हो। बट ये तो बात है कि अब आप क्यूडा कोर यूज करते हैं या स्ट्रीम प्रोसेसर यूज करते हैं या कोई और यूज करते हैं, बट आपके जीपीयू में वी रैम होना जरूरी है, वीडियो रैम। सही है। वो क्या करती है, वो जो है हाई स्पीड मेमोरी को स्पेशलाइज्ड करती है, सही है, ताकि ग्राफिकल या फिर एआई डेटा को हम जो है इजीली हैंडल कर सके। अच्छा, मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूँ, एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ, जिसकी मदद से आप लोग आसानी से जीपीयू और सीपीयू का फर्क समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ देखें कि ये आपको नजर आ रहा होगा फ्लो चार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम सीपीयू की बात करते हैं। आप सीपीयू में देखें कि ये हमारा सीपीयू है। आप समझे, सपोज करें ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है ये सीपीयू है, ठीक है। अब इस सीपीयू में से तीन एंटिटीज और निकलती हैं, तीन ब्रांचेस और निकलती हैं। वो है, पहली है एएलयू, दूसरी है सीयू, और तीसरी है रजिस्टर्स। अब एएलयू इन सब की मदद से क्या होता है, इन सब की मदद से ही जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स है सीपीयू के, इनकी मदद से हम सीक्वेंशियल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी एक टास्क को हम एट ए टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सीपीयू अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जीपीयू की बात करते हैं। जीपीयू क्या है, जीपीयू देखें, जीपीयू में या तो आप क्यूडा का कोर लगाएं, या आप स्ट्रीम प्रोसेसर लगाएं, या आप कोई और जो है जीपीयू का कंपोनेंट, इसमें जो कंपोनेंट है उसको यूज करें। सही है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इंटेल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट हाईली जो अभी रिकमेंडेड है वो क्यूडा का कोर या स्ट्रीम प्रोसेसर है, ठीक है। अच्छा, अब इसी में से एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जीपीयू का वो है वीरैम, जो कि होना जरूरी है। सही है। वीरैम क्या होता है, वीडियो रैम। अब इन दोनों की मदद से जीपीयू क्या करवाता है, पैरेलल टास्क को परफॉर्म करवाता है। अब पैरेलल टास्क क्या होते हैं, पैरेलल टास्क जो है मल्टीपल टास्क होते हैं, जो आप एट ए टाइम परफॉर्म करवा सकते हैं एक मशीन से। अच्छा, तो अब जो है हम एनवीडिया के क्यूडा को समझेंगे, जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है, ठीक है। अच्छा, क्यूडा है क्या, क्यूडा की फुल फॉर्म है कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर, जो कि जनरल पर्पस जीपीयू कंप्यूटिंग जो होती है उसको इनेबल कर देता है। क्यूडा क्या है, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर, जो कि जनरल पर्पस जीपीयू कंप्यूटिंग को अनेबल कर देता है। अब इसके की फीचर्स क्या है, ये जो है पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, ये जो है डेवलपर की एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करता है, और जो है इकोसिस्टम्स को एक्सटेंसिव बनाता है। अच्छा, पैरेलल प्रोसेसिंग जो कि क्या करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग में कि जो लार्ज प्रॉब्लम्स होती है उनको स्प्लिट कर देता है स्मॉलर टास्क में, ठीक है। और वो जो है मल्टीपल जीपीयू के जो कोर्स होते हैं वो इनको जो है स्मॉलर टास्क में जो है तोड़ देते हैं और इजीली जो है परफॉर्म कर लेते हैं। यानी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो जीपीयू के जो कोर्स होते हैं, ठीक है, वो इनको स्मॉलर टास्क, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं और फिर जो है उसको परफॉर्म कर देते हैं। डेवलपर की एक्सेसिबिलिटी की बात की मैंने, जो कि एक्सटेंशंस होते हैं सी प्लस प्लस के, फॉर्टन के, ठीक है, जो कि फॉर्ट्रन के, जो कि आप लोग कोड लाइब्रेरीज इनकी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें क्यूबलेस होता है, क्यूडेन होता है, सही है, और टेंसर आरटी होता है, सही है, ये सब होते हैं। और एक्सटेंसिव इकोसिस्टम्स में आप जो है एआई को वाइडली यूज करते हैं हम, सही है, एचपीसी को यूज करते हैं और साइंटिफिक रिसर्च को यूज करते हैं। अच्छा, इसमें जो है एआई की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो स्केलेबिलिटी जो है उसका लेवल बहुत हाई है। ये जो जीपीयूज हैं
ये ट्रेन किए जाते हैं और जो है इनके न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एनवीडिया का जो ब्लैकवेल जीपीयू है वो क्या है? वो जो है एक फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन आर्किटेक्ट है, ठीक है, आर्किटेक्चर है, जो कि आपको ऑफर करता है कि आप स्पीड, मेमोरी और बैंडविड्थ और एआई फीचर्स को जो है इंप्रूव करके हमें देता भी है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस, अच्छा ये जो क्यूडाई बनाया है किसने? ये बनाया टीएसएमसी ने। टीएसएमसी ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, जो कि बड़े बड़े जो क्लाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एनवीडिया और एएमडी और बहुत सारी, इंटेल को छोड़ के ये एनवीडिया, एएमडी और जितनी भी हैं, सही है, इनकी जीपीयूज को बनाने में हेल्प करती है ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि चिप्स फैब्रिकेट करती है एनवीडिया के लिए, एएमडी के लिए और डिफरेंट कंपनीज के लिए, बट इंटेल के लिए नहीं, क्योंकि इंटेल इनको जो है फॉलो नहीं करता या इनसे काम नहीं करवाता, कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हम समझते हैं न्यूरल नेटवर्क्स फंडामेंटल्स क्या होते हैं। उससे पहले एक और बार क्यूडा का बता देता हूँ। क्यूडा कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर है, जो कि जनरल पर्पस जीपीयू कंप्यूटिंग को एनेबल कर देता है। इसके की फीचर्स हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, डेवलपर एक्सेसिबिलिटी और एक्सटेंसिव इकोसिस्टम। इसमें एआई की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें जो स्केलेबिलिटी है, जो लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनको जो है बहुत ही तेजी, फास्टर स्पीड में जो है रन करवाता है, जीपीयू उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन करता है। एनवीडिया का ब्लैकवेल जीपीयू के बारे में भी हमने देखा कि एक फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन आर्किटेक्चर है, जो कि आपको ऑफर करता है इम्प्रूव स्पीड, मेमोरी, बैंडविड्थ और जो है एआई फीचर्स, ठीक है। और ये बनाया किसने? क्यूडा। ये ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाया, जो कि इनकी चिप्स को जो है फैब्रिकेट करता है। और ये कौन कौन सी कंपनीज के लिए काम करता है? ये एनवीडिया, ईएमडी और डिफरेंट कंपनीज के लिए काम करता है, बट इंटेल के लिए नहीं करता। अब न्यूरल नेटवर्क के फंडामेंटल्स को समझते हैं, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क के फंडामेंटल्स क्या हैं? अच्छा, तो न्यूरल नेटवर्क के जो हमारे पास फंडामेंटल्स हैं वो बेसिक इक्वेशन में स्प्लिट होते हैं। बेसिक इक्वेशन होती है किसकी? बेसिक इक्वेशन ये होती है कि आपके पास जो है राउंड ब्रैकेट्स में कॉमा के साथ y होता है, सही है, जिसको आप बराबर रखते हैं w कॉमा x और प्लस करवाते हैं उसको b के साथ, ठीक है। इसको मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पे बेसिक इक्वेशन इसकी ये होती है, ठीक है, कि y जो है वो w और x के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और जो है b के साथ प्लस होता है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं x इसमें क्या है। x जो है इनपुट होता है, यानी जो हम इनपुट देंगे। w क्या है? w वेट्स होंगे, जो वेट्स हम जिसको देंगे। बी ब्यास, ठीक है, जो बी जो है, जो हम इनपुट और वेट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ब्यास से जो है हम इसको ऐड करवा देंगे इसके साथ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास y निकल आएगा, और y क्या होगा हमारे पास? आउटपुट यानी प्रेडिक्शन। तो ये हमारा एक न्यूरल नेटवर्क का फंडामेंटल होता है, जो कि मैंने आपको एक इक्वेशन की मदद से समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का पाथवे क्या है। अब उसको देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाथवे जो है एजीआई का, वो 5 लेवल्स पे मुनहसर है, सही है। पहला लेवल था चैटबॉट्स का, जिसमें हम बेसिक क्वेश्चन आंसर सिस्टम्स बनाते थे एलएलएम्स को यूज करते हुए। रीजनर्स का दूसरा लेवल बता रहा हूँ, रीजनर्स, जो कि एक लॉजिक, जिनके पास लॉजिकल कैपेबिलिटीज होती थी, जो कि चेन ऑफ थॉट की मदद से रीजनिंग करते हैं, उनको हम रीजनर्स कहते हैं, जो कि लेवल 2 को सिक्योर करते हैं। थर्ड, जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, एजेंट्स, ऑटोनमस एंटिटीज, जो कि केपेबल होंगी टूल के यूजेज की और एक्सटर्नल इंटरेक्शंस की, ठीक है। मैंने भी आपको बताया एजेंट्स क्या होते हैं। एंटिटीज होती हैं जो कि इंसान की तरह, प्रोग्राम की तरह या रोबोट्स की तरह काम करेंगी। उनको जिस स्पेसिफाइड गोल के लिए ट्रेन किया गया होगा, उनको जो कैपेबिलिटीज दी गई होंगी वो इनको परफॉर्म करेंगी, जिसपे अभी पूरी दुनिया काम कर रही है, और ये है लेवल 3। लेवल 4 क्या है? इनोवेटर्स, जो कि न्यू आइडियाज को क्रिएट करेगा, न्यू सॉल्यूशंस को क्रिएट करेगा, सही है।
और ऑर्गेनाइजेशन लेवल 5 है। क्या होगा? ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस को ड्राइव करेगा। इसमें सिर्फ एक मिनिमल मिनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन होगी या मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी। बाकी ये जो पूरा सिस्टम, पूरा कंपनी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन होगा, ये जो है एआई ड्राइवन होगा, यानी एआई की मदद से होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कंपाउंड एआई सिस्टम्स क्या होते हैं। कंपाउंड एआई सिस्टम्स वो सिस्टम्स जो कि मल्टीपल स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स को कंबाइन कर दें। सही है, वो सिस्टम्स जो मल्टीपल स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स को कंबाइन कर दें, जैसे कि मॉडल, जैसे कि डेटाबेसेस, जैसे कि टूल्स। सही है, रादर देन कि उन पे उनका जो रिलाइंग हो, जो वो रिलाई करते हो, वो सिर्फ सिंगल मॉडल पे करते हो। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, कंपाउंड एआई सिस्टम्स क्या होते हैं। वो सिस्टम्स जो कि मल्टीपल स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स जैसे कि मॉडल्स, डेटाबेसेस और टूल्स को कंबाइन कर दें। ठीक है, बट सिंगल मॉडल पे रिलाय ना करें। सही है, अब इनके एडवांटेजेस को समझते हैं। ये जो है डायनेमिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी ये जो है वेरियस टास्क को एडॉप्ट करते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, अब इनमें जो है इनहेंस्ड कंट्रोल और इन पे जो है हम ट्रस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये जो है इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं कि इनमें जो वेरिफिकेशन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा बेटर होती है, और जिनके आउटपुट्स होते हैं वो फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग जो है आउटपुट्स होते हैं इनके, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। ठीक है, यानी इनमें जो इनके जो मॉडल्स होते हैं वो जो है सर्टेन टास्क में, सर्टेन कलेक्टिव बूस्टिंग परफॉर्मेंस में, सही है, एक्सेल करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि कंपाउंड एआई सिस्टम्स क्या होते हैं। अच्छा, एजेंटिक एआई सिस्टम्स जो कि इनहेरेंटली कंपाउंड होते हैं, सही है, वो जो है कॉम्प्लेक्स टास्क को जो है टूल्स की मदद से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कंपाउंड एआई सिस्टम्स। कंपाउंड एआई सिस्टम्स क्या होते हैं? वो सिस्टम्स जो कि मल्टीपल स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स जो कि मॉडल्स, डेटाबेसेस या टूल्स होते हैं उनको कंबाइन करते हैं, बट सिंगल मॉडल पे रिलाई नहीं करते। ये डायनेमिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनका जो ट्रस्ट वर्थ होता है और इनमें जो इनका जो कंट्रोल होता है वो इनहेंस्ड होता है, और इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, और जो एजेंट के सिस्टम्स होते हैं वो इनहेरेंटली जो है कंपाउंड होते हैं, यानी ये कॉम्प्लेक्स टास्क को टूल्स की मदद से जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि एजेंटिक एआई सिस्टम जो है वो इनहेरेंटली कंपाउंड होते हैं। अब एजेंटिक एआई की स्टैक को देखते हैं। एजेंटिक एआई का स्टैक क्या है? अच्छा, एजेंटिक एआई के स्टैक का ओवरव्यू इस तरह से देता हूँ कि इसकी 4 लेयर्स हैं: मॉडल सर्विंग, स्टोरेज, टूल्स एंड लाइब्रेरीज और एजेंट्स के फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो मॉडल सर्विंग का फंक्शन क्या होगा कि एलएलएम जो है वो प्रोसेस होंगे, ठीक है, प्रोसेस करेंगे और जो है टेक्स्ट को जनरेट करेंगे कोड एआई ब्रेन को यूज करते हुए। और इसकी एग्जांपल हमारे पास ओपन एआई है, सही है, और जो है एंथ्रोपिक है जो कि एक एलएलएम है। सही है। अच्छा, स्टोरेज, अब जो सेकंड लेयर है वो है स्टोरेज। अभी हमने पढ़ी थी मॉडल सर्विंग फर्स्ट लेयर, अब आते हैं सेकंड लेयर स्टोरेज, जो कि डेटा को स्टोर करेगा, रिट्राइव करेगा और जो है हिस्ट्री को, जो है जो कन्वर्सेशन हुई होगी उसकी हिस्ट्री को भी जो है दोबारा से हमें दे देगा। क्या करेगा कि हिस्ट्री को और जो एम्बेडिंग्स होंगी उनको जो है स्टोर भी करेगा और रिट्राइव भी कर देगा, यानी अपने पास सेव रखेगा। अभी इसकी जो लाइव एग्जांपल्स आप देख सकते हैं वो है क्रोमा, वीवी8 और पाइनकोन। सही है। अब थर्ड लेयर पे आते हैं जो कि है टूल्स एंड लाइब्रेरीज। ये क्या करेगा कि ये जो है टेक्स्ट के बियॉन्ड जो फंक्शनैलिटीज होंगी उनको एक्सटेंड कर देगा। फॉर एग्जांपल कोड की एग्जीक्यूशन या फिर वेब एक्सेस। एग्जांपल लैंगचेन, कस्टम एपीआईज, एजेंट के फ्रेमवर्क्स। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये जो है मल्टी स्टेप टास्क, ठीक है, उनको स्टेट को मैनेज करेगा, उसके साथ साथ टूल को यूज करेगा और जो है इंटरेक्शन करेगा। तो ये हमारे एजेंट के फ्रेमवर्क हो गए जो कि हमारी फोर्थ लेयर है। इसकी एग्जांपल अभी जो है वो है क्रू एआई और लैंग्राफ, जो कि अभी हम सीखने भी वाले हैं। ठीक है। अच्छा, क्रू एआई और लैंग्राफ वो फ्रेमवर्क्स हैं जो कि एजेंट्स को बिल्ड करने में और जो है उनको रन करने में हेल्प करते हैं, स्ट्रीमलाइन बिल्डिंग में यूज होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, क्रू एआई क्या है? क्रू एआई जो है वो मल्टीपल एजेंट्स को स्पेशलाइज्ड रोल देता है
और जो है उनसे कोऑर्डिनेट करता है। लैंग्राफ एक ग्राफ बेस्ड अप्रोच है जो कि स्टेट को मैनेज करता है, कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करता है, वर्क फ्लो को मैनेज करता है। सही है। अब जो है मैं आप लोगों को इसकी एक फ्लो चार्ट दिखाता हूं जिससे आप लोग बआसानी एजेंटिक एआई को स्टैक को समझ सकेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखें, ये आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा। ठीक है। इस ग्राफ में क्या है कि सबसे पहले आपके पास होंगे मॉडल सर्विंग एलएलएम्स। ठीक है। जिसकी जो कि स्टोरेज यानी वेक्टर डेटाबेसेस को यूज करेंगे, और जो है टूल्स और लाइब्रेरीज यानी लैंगचिन को यूज करेंगे। ठीक है। उन दोनों की यूजेज की मदद से ये जो है फ्रेमवर्क बनाएंगे एजेंट्स का। ठीक है। जिसमें क्रू एआई और लैंग्राफ यूज किया जाएगा, जिसकी मदद से हम एक पूरा एजेंटिक एआई सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया कि सबसे पहले एक मॉडल सर्विंग एलएलएम बनाने के लिए हम वो यूज करेंगे, मॉडल सर्विंग एलएलएम यूज करेंगे, जिसके अंदर स्टोरेज आएगा जो कि वेक्टर डेटाबेसेस होंगे, और टूल्स एंड लाइब्रेरीज आएंगी जो कि लैंगचेन होंगी। इन दोनों को मिला के हम बनाएंगे एजेंट के फ्रेमवर्क जो कि क्रू एआई और लैंग्राफ को यूज करेंगे। और वो सब इन चारों चीजों को मिला के हम एक चीज बनाएंगे और वो होगा एजेंटिक एआई सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेव ऑफ एआई की। नेक्स्ट वेव ऑफ एआई में चार चीजें हमारे पास। ठीक है। एक तो हमारे पास ह्यूमनॉइड्स है, और तीन जो है हमारे पास कंप्यूटिंग के टाइप्स हैं। ह्यूमनॉइड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नुई जहानत को रोबोटिक्स के साथ कंबाइन किया जाए, मिला दिया जाए, उनका मिलाप करवा दिया जाए तो मशीन्स बनेंगी। ठीक है। और वो मशीन्स जो हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो ह्यूमन की तरह होंगे, और उनकी जो कैपेबिलिटीज होंगी वो ह्यूमन की तरह होंगी। अब बात करते हैं कंप्यूटिंग की। हमारे पास तीन कंप्यूटिंग है: क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग और लिंक कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है कंप्यूटिंग सर्विसेज होंगी जो कि सर्वर्स, स्टोरेज और एप्लीकेशंस को ओवर द इंटरनेट डिलीवर करेंगी। उसके एग्जांपल कि आप गूगल ड्राइव को यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, फाइल्स को एक्सेस करते हैं ऑनलाइन, तो ये आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की एग्जांपल हो गई, और इसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग भी कहते हैं। एज कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग जो है वो डेटा को प्रोसेस करेगी जो कि उसकी सोर्स के करीब होगी। उसकी सोर्सेज सेंसर्स या डिवाइसेस हो सकती हैं, और इनका जो सेंट्रल क्लाउड होगा उसमें जो है लेटेंसी रिड्यूस होगी। इसको हम कहेंगे एज कंप्यूटिंग। इसकी एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अच्छा, अब बात करते हैं लिंक कंप्यूटिंग की। लिंक कंप्यूटिंग जो है वो सीमलेसली कनेक्ट करेंगी क्लाउड और एज एनवायरनमेंट को। ठीक है। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग को यूज करेंगी और फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगी जिसमें जो है डेटा को ऑप्टिमाइज भी किया जाएगा, उसी डेटा को प्रोसेस भी किया जाएगा, और फिर रिसोर्सेज को यूज भी किया जाएगा। इसकी एग्जांपल है कि एक फैक्ट्री है जो कि आईओटी डिवाइसेस यूज कर रही है रियल टाइम डेटा को बनाने के लिए, रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अब आईओटी डिवाइसेस में जो है एज और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों यूज हो रही है। ठीक है। एनालिटिक्स के लिए। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटिंग, लिंक कंप्यूटिंग कहते हैं इसको हम। तो मैंने तीनों कंप्यूटिंग्स आपको बता दी, क्लाउड, एज और लिंक कंप्यूटिंग। अब हम बात करते हैं माइक्रो सर्विसेज और एआई एजेंट्स आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है। अच्छा, अब माइक्रो सर्विसेज, एआई एजेंट्स और आर्किटेक्चर क्या है? अच्छा, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ठीक है। वो लार्ज एप्लीकेशंस जिनको स्केल करना, अपडेट करना हार्ड होता है, मुश्किल होता है। ठीक है। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या करता है कि उन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को जो उन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो होते हैं उनको जो है स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज में जो है ब्रेक कर देता है और एपीआई से कम्युनिकेट करवा देता है। ठीक है। यहाँ भी कह सकते हैं कि सिस्टम्स, छोटे छोटे सिस्टम्स में ब्रेक कर देता है, और जो है इंडिपेंडेंट सर्विसेज से जो है उसको कम्युनिकेट करवा देता है एपीआई की मदद से। अच्छा, इसमें हम डॉकर भी यूज करते हैं, डॉकर के कंटेनर्स भी यूज करते हैं, ताकि हम जो है ईच सर्विस को, ईच जो सिंगल सिंगल सर्विसेज होती हैं उनको आइसोलेट करवा सकें, ताकि हम इजीली डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस को कंट्रोल भी कर सकें। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको एक टेबल समझाने लगा हूं मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज के बारे में। ठीक है। अब इनको समझते हैं कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस ये दोनों अलग अलग जो हैं आर्किटेक्चर्स हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझा है। अब बात करते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की। एक टेबल है मेरे पास, मैं उससे आपको समझाऊंगा। ठीक है। अब जो है ये स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी आप लोगों के साथ। ठीक है। यहाँ देखें, ये आर्किटेक्चर का टैग है। ठीक है। कॉलम है प्रोस का और कॉन्स का। प्रोस का मतलब होता है एडवांटेजेस और कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस।
अच्छा, मोनोलिथिक का जो एडवांटेज है वो ये है कि वो जो है सिंपली जो है डेवलप हो जाती है, ठीक है, इनिशियल वे में, ठीक है। और उसके जो डिसएडवांटेज है, उसको स्केल करना डिफिकल्ट होता है, उसको डिप्लॉय करना डिफिकल्ट होता है, और उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। सही है। इंस्टेड हम जो है माइक्रो सर्विसेज को ज्यादा यूज करते हैं, जो कि हाईली स्केलेबल होती हैं। सही है। इनकी जो आइसोलेशन होती है वो फॉल्ट पे होती है, और जो है ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं। पर इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इनका जो हमारे पास सिस्टम होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इनको सेटअप करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो यही मुझे आपको समझाना था कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स में क्या फर्क होता है, और माइक्रो सर्विसेज को ज्यादा क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एआई यूज केस, इनमें एआई का यूज केस क्या है? कि ईच माइक्रो सर्विस जो होगी, जो ईच एंड सिंगल सिंगल जो माइक्रो सर्विस होगी, वो जो है डेडिकेटेड एआई फंक्शंस को यूज करेगी। फॉर एग्जांपल डेटा इंजेशंस, ऑथेंटिकेशंस, लिस्टिंग, सॉर्टिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, और बस यही था। आप ये भी कह सकते हैं कि एजेंट्स जो हैं वो टास्क को इन सर्विसेज की बदौलत भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा जिसकी मदद से हम जो है इस पूरे फंडामेंटल को समझ। अच्छा, तो अब इस फ्लो चार्ट को आप देखें कि सबसे पहले एक यूजर रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। उस यूजर रिक्वेस्ट से क्या होगा कि वो एपीआई के पास जाएगी, ठीक है, वो एपीआई की गेटवे पे जाएगी और उसको कॉल करेगी। फिर एपीआई का जो गेटवे होगा वो ऑथ सर्विसेज यानी ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को कॉल करेगा, डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज को कॉल करेगा, एजेंटिक एआई सर्विसेज को कॉल करेगा, ठीक है। फिर एजेंटिक एआई सर्विसेज क्या करेगी कि वो जो है डीबी वेक्टर स्टोर करेंगी, ठीक है। डीबी यानी डेटाबेस, और वेक्टर वेक्टर डेटाबेसेस अलग होते हैं, और जो है डीबी यानी डेटाबेसेस वो अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो स्टोर करेगी, ठीक है, एडिशनल टूल्स को स्टोर करेंगे। तो ये पूरा एक फंडामेंटल है कि सर्विसेज किस तरह से वर्क करती है हमारे पास, ठीक है। तो ये जितनी भी हमने अभी तक 9 चीजें समझी, ठीक है। 9 चीजों में क्या क्या हमारे पास आया? हमने सबसे पहले एजेंटिक एआई के बारे में, जेमिनाई की एक एपीआई की से हेलो वर्ल्ड किया, कह सकते हैं, आपके प्रॉम्प्ट लेना सीखा, सीपीयू और जीपीयू के बारे में समझा, एनवीडिया का क्यूडा समझा, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के फंडामेंटल समझे, एजीआई का स्टैक समझा, एजीआई के पाथवे समझे, कंपाउंड एआई सिस्टम्स को समझा, एजेंटिक एआई के स्टैक का ओवरव्यू भी मैंने अभी आपको बताया, और नेक्स्ट वेव भी समझी, और एजेंट्स, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज के बारे में भी हमने समझा, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझी, तो इससे इन सब को मिला के हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, और वो कंक्लूजन ये था कि एजेंटिक एआई जो है वो कंबाइन कर देगी जीपीयू के पैरेललिज्म को, ठीक है। जिसमें एनवीडिया का क्यूडा, एएमडी का स्प्रिंग प्रोसेसर आता है, ठीक है, जो कि लार्ज टास्क को एक्सेलरेट कर देगा। कंपाउंड एआई सिस्टम्स जो के मल्टीपल स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स को, ठीक है, जो है सुपीरियर परफॉर्मेंस में तब्दील कर देगा। एजेंट्स के फ्रेमवर्क जिसमें क्रू एआई, लैंग्राफ आएगा, जो कि एआई टूल्स को मैनेज करेगा और उसको जो है स्टेट करेगा एफिशिएंटली, ठीक है। उसके बाद माइक्रो सर्विसेज जो कि स्केलेबल मॉड्यूलर आर्किटेक्चर बिल्ड करेंगी, जिससे हम जो है प्रोडक्शन भी कर सकेंगे, ग्रेड एआई सॉल्यूशंस भी बना सकेंगे, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की मदद से हम क्या करते हैं, एनवीडिया का एक ब्लैकवेल जीपीयू जो कि अभी फ्यूचर में आने वाला है, उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स को भी ले सकते हैं, और मोर मेच्योर, जो कि ज्यादा मेच्योर माइक्रो सर्विसेज होंगी, उनको भी ले सकते हैं, ताकि हम जो है फाउंडेशन बना सकें, फाउंडेशनल पीसेस को जो है फाउंडेशनल पीसेस को पुट कर सकें, ठीक है। और जो है उनकी मदद से हम जो है एक स्टेट ऑफ द आर्ट एआई एप्लीकेशन को बना सकें, ठीक है। तो गुड लक आप लोगों की एजेंटिक एआई जर्नी पे, ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्राफ और लैंगचेन के बारे में। मैं एक छोटी सी आपको एक जो है ओवरव्यू दूंगा कि लैंग्राफ और लैंगचेन होते क्या है। लैंगचेन की बात करते हैं। लैंगचेन जो है एक एलएलएम बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, जो कि एप्लीकेशंस को बिल्ड करता है, ताकि आप जो है पावर ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो पावर होती है एलएलएम की, उसको हार्नेस कर सकें, ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चर और प्रोडक्शन फ्रेंडली वे बनाता है, ठीक है। मैंने लैंगचन लैंग्राफ को पिछली रिवीजन में भी डिस्कस किया है, आप लोग वहां से भी एक बार चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, लैंगचेन एलएलएम बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, जो कि एप्लीकेशंस को बिल्ड करता है, सही है, जो कि हार्न करता है पावर जो कि एलएलएम की होती है, उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको, ठीक है, जो कि एक प्रोडक्शन और फ्रेंडली वे में हमें एलएलएम का फ्रेमवर्क बना के देता है। इसके कोर आइडियाज कि क्या करता है कि जो है मोनोलिथिक जो है राइटिंग करता है कोड की, ठीक है।
जिसमें जो है हम एक एपीआई को डायरेक्टली कॉल करते हैं और लैंग चेन जो है उसको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि चेन बना देता है, यानी वेरियस प्रॉम्प्ट्स को जो है, वेरियस टूल्स को, वेरियस मेमोरीज को जो है वो एक साथ ले आता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को मैनेज कर देता है। क्या मतलब हुआ इसका कि जो ट्रैक होता है कन्वर्सेशन का, कन्वर्सेशन की हिस्ट्री का जो ट्रैक होता है, जिसको हम स्टेटफुल चैट भी कहते हैं, उसको अपने पास ले आता है। सही है, और उसके जो टूल्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल एपीआईज या डेटा के स्टोर्स, डेटा को स्टोर करता है, एपीआईज के साथ इंटीग्रेट करता है जो कि एक्सटर्नल एपीआईज होती है, और जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको इजीली जो है अपने पास कॉल करवा देता है। तो ये पूरा हमारे पास लैंगचेन का था। अब हम लैंगचेन क्यों यूज करें? ताकि हमारी मॉड्यूलरिटी जो होती है वो अच्छी हो जाए। इसका जो यूज है, एस ऑफ यूज है वो बहुत ज्यादा है। कम्युनिटी और जो इकोसिस्टम्स है वो भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं। इस वजह से जो है हम लैंगचेन को यूज करेंगे। लैंग्राफ क्या है? लैंग्राफ जो है हमारे पास ग्राफ बेस्ड आर्किटेक्चर होगा। ठीक है, अब ग्राफ बेस्ड आर्किटेक्चर में क्या होगा ये समझते हैं। ये जो है लैंग्राफ जो ग्राफ बेस्ड फ्रेमवर्क होगा जो कि फ्लोज और ऑर्केस्ट्रेशंस को जो है एलएलएम्स के अराउंड बिल्ड करने के काम आएगा। ये भी एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, सही है, ये हो गई। अब इसकी बेनिफिट्स क्या है कि ये जो है इसमें जो है विजुअलाइजेशन जो है वो क्लियर होगी कि आप जो है पाथ, जो एजेंट एआई एजेंट्स के जो पाथ होंगे उनको आप इजीली देख सकते हैं, देखेंगे। ठीक है, इसकी जो मैनेजमेंट होगी स्टेट की उसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि आप जो है कह सकते हैं कि नोड को मैनेज कर सकेंगे। सही है, और जो स्टेट होंगे उनको मैनेज कर सकेंगे, इनपुट्स होंगे उनको मैनेज कर सकेंगे, आउटपुट्स होंगे उनको मैनेज कर सकेंगे। इसमें जो फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशंस होंगी, जैसे कि आप जो है लैंगचेन को एक ग्राफ ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को एक इजी वर्कफ्लो में डिफाइन भी कर देगी। ठीक है, अब जो है हम लोग जल्दी से जो है क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड करना देखेंगे लैंगचेन की मदद से। सही है, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आप जो है ये रेपो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पे आपको समरी वगैरह सब मिल जाएगी, इस रेपो पे लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब जो है हम हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं जल्दी से लैंगचेन की मदद से। तो आपने क्या करना है, आपने जो है गूगल कोलैब खोलना है। ठीक है, गूगल कोलैब को आप जैसे ही ओपन करेंगे, गूगल कोलैब हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक क्लाउड हमें जो है महंगी महंगी जो मशीन्स होती हैं जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उसको जो है ये जो है हमें वो फ्री में प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब जो है हम लैंग चेन की मदद से हेलो वर्ल्ड करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये तो हेलो वर्ल्ड ही हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट भी है, तो आप लोग का फर्स्ट प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लैंग चेन को इंस्टॉल करेंगे और लैंग चेन को जो गूगल जेन एआई है, जो कि एसडीके है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है लैंग चेन का, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने जो है लैंगचेन गूगल जेन एआई को इंपोर्ट करना है और उसका एक निकनेम सेट करना है जिसको मैंने रखा है जेन एआई। आप कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो जिस तरह से सबसे पहले आपके पास जो है जैसे ही रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी जो आपके पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, तो उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, आप जो है लैंगचेन गूगल जेन एआई को जेन एआई के नाम से, उसके निकनेम से इंपोर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो वो इंस्टॉल हो जाए, जल्दी से इंस्टॉल हो गई। अब आपने जो है इंपोर्ट करवाया, ये जल्दी से इंपोर्ट भी हो जाएगी अभी। तो देख लेते हैं क्यों इंपोर्ट नहीं हो रही। हो गई, ये भी इंपोर्ट हो गई। अब क्या करेंगे, आप लैंगचेन गूगल जो कि अभी हमने इंपोर्ट करवाया, उसी से जो है आप लोग इंपोर्ट करवाएंगे गूगल जनरेटिव एआई की चैट। ठीक है, जनरेटिव एआई जो गूगल का जनरेटिव एआई है उसकी मदद से हम चैट करवाएंगे, इसलिए हमने लैंग चेन में गूगल चेन एआई में जो है उसको इंपोर्ट करवा लिया। इसको रन करते हैं। उसके बाद जो है एपीआई की का काम होगा। आप की में जाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि किस तरह से इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, और जो है इसको अनेबल नहीं करें, अभी डिसेबल कर दें। ठीक है, अब क्या करें, आप इसको रन करेंगे। ठीक है, अब जो है आपने रन किया, इसको एक्सेस दिया, ग्रांट दिया, एक्सेस दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने जो है आपके गूगल कोलैब से यूजर डेटा को इनपुट करवा लिया। ठीक है, इंपोर्ट करवा लिया। अब गूगल एपीआई की को आपने यूजर डेटा के बराबर रखा, और जो जितना भी डेटा था वो आपने गूगल एपीआई की में जितना भी डेटा था वो आपने यूजर डेटा में स्टोर करवा दिया। ठीक है, और गूगल एपीआई की को कॉल करवाना है तो आप गूगल एपीआई की को कॉल भी करवा सकते हैं, इससे आपकी एपीआई की नजर आ जाएगी। ठीक है, अब जो है मॉडल, आपने एक मॉडल का वेरिएबल बनाया जिसमें आपने चैट को स्टोर करवाया। ठीक है, और जो है आपने उसके साथ साथ, अच्छा सॉरी, यहाँ आएगा हमारे पास
लैंग, यहाँ पे आप लिखेंगे ये लैंग चेन का गूगल जेन एआई, ठीक है, इसको आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने मॉडल में क्या करना है, आपने जो लैंग चेन रखना है, ठीक है, लैंग चेन का गूगल जेन एआई रखना है, और उसके अंदर जो है आपने गूगल चैट, गूगल जनरेटिव एआई के चैट को रखना है, ठीक है। फिर राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं और मॉडल सेलेक्ट करना है। आप जीमिनाई का हम लेटेस्ट मॉडल सेलेक्ट कर ले, 2.0 फ्लैश, ठीक है, फ्लैश का EXP यानी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर आपने जो है एपीआई की दे देनी है, उसे एपीआई की बता देनी है कि गूगल एपीआई की है, ठीक है, और रन करवा देना है। रन करवाया उसके बाद आपने रिस्पॉन्स लेना है। आप जो है रिस्पॉन्स फन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ रिस्पॉन्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है। रिस्पॉन्स लिखने के बाद आपने मॉडल जो कि अभी ऊपर स्टोर करवाया, वेरिएबल बनाया एक पूरा मॉडल का, उधर वो लिखना है, और उसके बाद उसको इन्वोक करवा देना है, और फिर जो है अपना प्रॉम्प्ट दे देना है। अब प्रॉम्प्ट आप कुछ भी दे सकते हैं, आप पूछ लें व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या व्हाट इज एआई, इसको रन करवाएं, ठीक है। और अब जो है आप क्या करेंगे, इसी को इसी को जो है प्रिंट करवाएंगे। ये मैंने चंक्स में किया हुआ है। चंक्स का क्या मतलब होता है कि आप जो है अ, एक ही सेल में सारा काम नहीं करते, बल्कि हर सेल में अलग अलग सेल में काम करते हैं। तो ये चंक्स में काम हुआ, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, कंटेंट को प्रिंट करवाएंगे रिस्पॉन्स से, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रिंट करवाएंगे वो आपको जो है आंसर दे देगा। बट अभी उसके पास आई थिंक कि ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम जो है वही वाली इंफॉर्मेशन पूछते हैं, व्हाट इज द हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने इससे पूछा, और ये जो है मैंने इसको प्रिंट करवाया, तो इसने बता दिया, ठीक है। तो इसके पास व्हाट इज एआई वाली अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए इसने जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो इसने बता दिया द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज वाइडली कंसिडर्ड एज मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि कायदे आजम है। तो उम्मीद है आज की रिवीजन क्लास में आप सबको मजा आया होगा। हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं, और फर्स्ट प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड करवाया है लैंगचेन की मदद से। तो अपना सब ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।